Hello students, welcome to the second part for introductory microeconomics. इंट्रोडक्टरी माइक्रोइकोनॉमिक्स, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इसका पार्ट 2 है ये। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट होता क्या है और इकोनॉमिक्स किस चीज़ से निकल के आ रहा है, कि रूट कॉज क्या है इकोनॉमिक्स का। वो था यूज़ ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। अगर किसी को कोई भी उसमें डाउट है तो आप वो वीडियो देखिए, आपको एकदम अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब आज की जो क्लास का मेन टॉपिक है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ये क्या है? देखिए, मैं कई बार जब ये वीडियो चलेगा तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को कई बार माइक्रो के नाम से भी बोलूँगा। ठीक है, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स को मैक्रो के नाम से, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो आप वो वर्ड्स समझ जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहले माइक्रो वर्ड का मतलब क्या होता है? माइक्रो वर्ड का मतलब होता है स्मॉल। क्या मतलब होता है? स्मॉल। स्मॉल स्केल पे किसी चीज़ की स्टडी। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लियर मीनिंग होता है स्टडी एट इंडिविजुअल लेवल। मतलब कि अब जैसे मैं एक कंज्यूमर हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम अ कंज्यूमर। ठीक है, तो अब मेरे डिसीजंस, मैं अपनी डिसीजन मेकिंग कैसे करता हूँ डे टू डे। ठीक है, कि गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आज लॉन्च होती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि इलेक्ट्रिसिटी विल इंक्रीज बाय ₹2 पर यूनिट। नहीं आता बिजली का बिल, आपकी इतनी यूनिट इस्तेमाल हुई, आपकी उतनी यूनिट इस्तेमाल हुई। अगर आज गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि बिजली का बिल आपका ₹2 यूनिट बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? अब मेरा पहले 400 यूनिट का बिल आता था अपना, वो था ₹8 के हिसाब से। तो कितना मुझे देना पड़ता था? 400 इंटू 8, 3200। अब वही 400 यूनिट आ रहा है, लेकिन अब मुझे कितना देना पड़ेगा? ₹10, क्योंकि 2 यूनिट से गवर्नमेंट, ₹2 से गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। तो मुझे कितना देना पड़ेगा? 400 इंटू 10, 4000। अब ये ₹800 से जो बढ़ गया है, ये मेरे बजट पे कैसे असर डालेगा? क्या अब इसमें मैं क्या सोचूंगा? क्या मैं अपना बिजली का कंजम्पशन कम करूंगा, है ना? क्या, या फिर मैं ऑल टुगेदर क्या मैं सोलर पैनल लगवाने की सोचूंगा कि सोलर पैनल लग जाए तो बिजली का बिल जितना आएगा वो मुझे बहुत कम पड़ जाएगा, बस फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, एक बार सोलर पैनल के चार्जेस लगेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं कि जो मैं डिसीजंस लूँगा। ठीक है, ये हो गया कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आता है, सोचिए, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल आई एम प्रोड्यूसर। ठीक है, अब मुझे इसमें देखना पड़ेगा कि जो मेरे पास स्केर्स रिसोर्सेस हैं, जैसे लैंड हो गया, कि उतनी ही लैंड में, कि जितनी लैंड है मेरे पास, मशीनरी, जितनी मशीन है, इसी को यूज़ करके मुझे एक क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है ना? तो ये मैं क्या एक एज अ प्रोड्यूसर सोच रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या एज अ कंज्यूमर सोचना है और यहाँ पे एज अ प्रोड्यूसर सोचना है। तो क्या होता है, देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल, सब कुछ इंडिविजुअल लेवल पे, कि एक कंज्यूमर क्या सोचता है, एक एज अ एक प्रोड्यूसर क्या सोचता है, इसको अपने आप को सेटिस्फाई करना है और इसको अपने आप को प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है। आपकी इस पूरे, ये जो पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, इस पूरे सब किताब में, जो भी आपने बुक खरीदी होगी, इस पूरे किताब में इन्हीं दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया जाएगा कि
कंज्यूमर क्या सोचता है, कंज्यूमर पे किसी भी चीज़ का क्या असर पड़ता है। भाई आसपास बहुत चीज़ें घटित होती हैं कि गवर्नमेंट जैसे ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ गया है ना, या फिर प्रोड्यूसर ने किसी चीज़ का, जैसे मान लीजिए कुरकुरे 20 रुपये का आता है वो 25 रुपये का आने लगा, तो उसका इम्पैक्ट कंज्यूमर पे कैसे पड़ेगा। कंज्यूमर ज़्यादा खरीदेगा, कम खरीदेगा, क्या करेगा, अपनी इनकम बढ़ाने की सोचेगा, है ना। प्रोड्यूसर अब जैसे मान लीजिए ज़मीन महंगी हो गई, काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग रेंट पे होती है ना, कि ज़मीनें रेंट पे होती हैं। अब मान लीजिए लैंडलॉर्ड ने रेंट बढ़ा दिया तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्राइस बढ़ाएगा अपने गुड्स का, कि वो उसी प्राइस पे रखेगा ताकि उसका प्रॉफिट, अगर सेम प्राइस रहेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्राइस बढ़ा देगा तो प्रॉफिट वही रहेगा, है ना। लेकिन शायद कंज्यूमर भाग जाए कुछ आगे ना, क्योंकि जब चीज़ें महंगी होती हैं तो लोग क्या कहते हैं, खरीदार कम हो जाते हैं ना उस चीज़ के। तो वही चीज़ है, ऐसी तमाम चीज़ें आप लोग आगे पढ़ेंगे। इनफैक्ट नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट ही हो जाएगा कि क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स में, कि ये कंज्यूमर की क्या ज़रूरत है, प्रोड्यूसर की क्या ज़रूरत है। ये जो पहला चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, ये एक ओवरव्यू है इकोनॉमिक्स का। जो डिटेल स्टडी आपकी होगी वो नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए ऊपर ऊपर की आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पे क्या आ गया, कंज्यूमर आ गया, प्रोड्यूसर आ गया, है ना। ये सबसे मेन होते हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। और भी होते हैं लेकिन जो सबसे मेन है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, इन्हीं के बारे में आप पूरी बुक में पढ़ेंगे इसमें, कि कंज्यूमर पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, प्रोड्यूसर पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। अब आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक निकलता है वर्ड मैक्रो से। मैक्रो मतलब लार्ज, लार्ज मतलब बड़े स्केल में सोचना है। अब आपको फॉर यही सब चीज़ें, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इनकम, आउटपुट, ये सब चीज़ें एक्सेट्रा और भी कई चीज़ें होती हैं फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन, कि एक कंट्री के हिसाब से आपको देखना जाए कि एक कंट्री का, फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया का टोटल इनकम क्या है, जिसको आपने न्यूज़ में या कई जगह पढ़ा होगा जीडीपी नाम से, आप देखते होंगे। टोटल इनकम मतलब जितने भी देशवासी रह रहे हैं, आज हमारी पॉपुलेशन अराउंड 1.4 बिलियन है, तो इन सब की इनकम जोड़ दीजिए तो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल इनकम क्या। अब यहाँ एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पूरे देश की बात हो रही है, पूरी कंट्री में। अब जैसे मान लीजिए है मोबाइल फोन्स, तो पूरे इंडिया में कितना मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन हुआ, टोटल मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन क्या हुआ, कितना हुआ मोबाइल फ़ोन्स का, ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, एम्प्लॉयमेंट। नहीं, आप न्यूज़ में पढ़ते हो एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सब आता है न्यूज़ में, फिगर्स, वही चीज़ें हैं ये सब मैक्रो इकोनॉमिक फिगर है। जितनी भी चीज़ें आप न्यूज़ में पढ़ते हो वो 90% मैक्रो न्यूज़ में देखते हो, न्यूज़ चैनल में टीवी सब आता है, आज तक या जो भी है, सब में क्या कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के फिगर ही बताए जाते हैं, कि जैसे मोदी जी के रेजीम में जीडीपी कितना रहा, है ना, कांग्रेस के टाइम पे कितना था जीडीपी, ये सब चीज़ें। अब वहीं अगर बात होती है मान लीजिए पेट्रोल प्राइस की, तो ये आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा, समझे ना आप लोग। ये क्या कहते हैं, यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, और जो मैंने यहाँ चीज़ें लिखी हैं आपके लिए, प्रोडक्शन कितना हुआ, टोटल कंजम्पशन कितना हुआ, है ना, इनकम क्या है, टोटल इनकम क्या है, टोटल आउटपुट क्या है। टोटल को मैक्रो में एक वर्ड और से डिनोट किया जाता है, वो है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब भी टोटल ही होता है, कि जैसे बहुत जगह लिखा जाएगा एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट प्रोडक्शन, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, है ना। फिर एक चीज़ और क्या आती है इसमें, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई, हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई। महंगाई मैक्रो इकोनॉमिक्स फिनोमिना है, महंगाई पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, कंप्लीटली मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको क्लास 12th में पढ़नी है।
पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है, तब आपके में माइक्रो नहीं होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा कंप्लीट। आपको कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी रहेगी क्लास 12th में। ओके, तो ये एक आपको एक ओवरव्यू दिया गया है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको क्लास 11th में पूरा पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको क्लास 12th में पूरा पढ़ना है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे आज का सेकेंड टॉपिक, वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सबसे पहले देखिए, इस वर्ड पे मत जाइएगा, पॉजिटिव इस वर्ड पे मत जाइएगा, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है, फैक्ट्स एंड फिगर्स, या फिर बोल लो इकोनॉमिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ 22% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एब्सोल्युटली पुअर। तो ये क्या है? फैक्ट्स एंड फिगर्स है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आ गया। सिंपल फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आता है, जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 7%। तो ये क्या, ये प्योर एग्जांपल के रूप पे है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 7%। तो ये क्या है? फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है, जैसे बोला जाता है कि अगर इंडियन पॉपुलेशन ग्रोइंग एट रेट ऑफ 8%, फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना। जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो सब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर में होने वाला हो, वो सब आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आ जाता है, ठीक है। ये सब क्या होता है? ये स्टेटमेंट्स होती हैं, ये स्टेटमेंट्स होती हैं जो हाईलाइट करती है नेचर और एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उनको एनालाइज करना, नहीं एक पूरी क्या कई सारी डिटेल्स छपती हैं। जैसे आरबीआई का भी एक निकलता है, आरबीआई का पब्लिकेशन निकलता है काफ़ी सारा, तो उसमें मनी के बारे में बात करते हैं वो लोग, कितना मनी सप्लाई और ये सब आपको 12th में समझ आएगा। लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ, आरबीआई का पब्लिकेशन निकलता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के निकलता है ना। जो इनके निकलते नहीं, कम से कम 100-200 पेज के इनके वो निकलते हैं, आर्टिकल्स निकलते हैं, उसमें सब कुछ रहता है इंडिया के बारे में। उसमें सब फैक्ट्स एंड फिगर्स ही भरे होते हैं और कुछ नहीं भरा होता, फैक्ट्स एंड फिगर्स भरे होते हैं, ठीक है। और ये सब स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? वेरीफाइड होते हैं, मतलब ट्रुथ स्टेटमेंट्स होते हैं, ये जाली नहीं होते। अब आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के पब्लिकेशन से जो छप के निकलेगा वो गलत नहीं होगा, वो सही, एकदम सही डेटा होता है, ये वेरीफाइड डेटा होता है। आपको गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे यही डेटा मिलेगा हर जगह जो आप पढ़ोगे, ठीक है। अब आता है, यहाँ तक आप समझ गए कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब हम समझेंगे नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है सॉल्यूशंस, इकोनॉमिस्ट्स व्यू। देखिए इकोनॉमिस्ट, अब जैसे जो साइंस पढ़ता है उसको साइंटिस्ट बोलते हैं, है ना। जो साइंस का यूज़ लेता है उसको साइंटिस्ट बोलते हैं, वही वैसे ही जो इकोनॉमिक्स का यूज़ लेता है उसको इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, है ना। जो हमारा क्या कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होता है कंट्री का, फाइनेंस मिनिस्टर मोस्ट ऑफ द टाइम इकोनॉमिस्ट ही होता है। चाहे वो आप बात कर लीजिए, पहले थे लेट अरुण जेटली, मिस्टर अरुण जेटली, है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले इकोनॉमिस्ट थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारी कंट्री के, है ना। तो सारे इकोनॉमिस्ट ही होते हैं, 90% ऑफ द टाइम्स इकोनॉमिस्ट ही होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? सॉल्यूशंस। ये जो आपने प्रॉब्लम्स देखी, जैसे 22% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज पुअर, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
क्या सॉल्यूशंस है हमारे पास। जैसे पहला सोल्यूशन क्या है, जैसे गवर्नमेंट राशन कार्ड दे रहा है ताकि सही से अफोर्ड कर सके वो लोग फूड ग्रेन्स जिनके पास उतनी इनकम नहीं है ना। तो ये क्या है, एक सोल्यूशन है राशन कार्ड प्रोवाइड करना, है ना। अब अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इज 7%, ये क्या हो गया, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन अब नॉर्मेटिव क्या होगा कि टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मनरेगा स्कीम, स्पेलिंग गलत हो गई, मनरेगा स्कीम। ये क्या हो गया आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की गवर्नमेंट ने एक मनरेगा स्कीम लॉन्च करी है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लोगों की, है ना, लोग को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। या फिर आप कह सकते हो कोई भी सोल्यूशन आप, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने का क्या है कि जो जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है वो चाइना की जगह इंडिया में होने लगे, है ना। ये सोल्यूशंस है। जब भी आप किसी इकोनॉमिक स्टेटमेंट का, ये हो गए आपके इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इंडियन पॉपुलेशन ग्रोइंग एट, जब इन सब का ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ये इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स है, फैक्ट्स एंड फिगर्स, जब इनका आप सोल्यूशन देते हो, जब इनका सोल्यूशन निकाला जाता है उसको कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। कई बुक्स में इसको लिखा जाता है व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी इंग्लिश में, मतलब कि इसका क्या सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन होना चाहिए इन प्रॉब्लम्स का। समझ गए आप लोग। ये होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और ये होता है ये होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ये होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स सॉल्व कर दूंगा। ओके, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। ये होता है वैल्यू जजमेंट। अब जैसे अलग अलग इकोनॉमिक्स नहीं पार्लियामेंट में चलते हैं, पार्लियामेंट में कई इकोनॉमिक्स भी बैठे होते हैं, है ना, कुछ जो क्या कहते हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी रखी होती है वो इन सब चीज़ का सोल्यूशन देते हैं। कई नेता लोग भी सब चीज़ों का सोल्यूशन देते हैं। जैसे नहीं किसी ने बोला है स्टेटमेंट, किसी ने, अब उसमें आर्ग्यूमेंट चलते हैं। अब जैसे मान लो किसी क्या कहते हैं नेता ए ने बोला कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, दूसरे नेता ने उसका सोल्यूशन बोला कि ये वाला बिल पास होना चाहिए, है ना। ये सब है। इन सब स्टेटमेंट से क्या होता है, कॉन्ट्रोवर्सीज और डिबेट्स होती है। आपने देखा होगा न्यूज़ में अब तो चलता रहता है कि कुछ बोला, उसके बाद कुछ बोला किसी चीज़ को लेके और ऑपोजिशन वॉकआउट कर गया, है ना। ये सब चीज़ें बहुत चलती हैं। ये सब ओपिनियंस हैं, फैक्ट्स। अब देखो, जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि मनरेगा स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, मनरेगा स्कीम है, ये एक सोल्यूशन है, ठीक है। तो क्या ये वेरीफाइड नहीं है कि मनरेगा से अनएम्प्लॉयमेंट गायब ही हो जाएगा। हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट गायब हो जाए, हो सकता है ना भी हो, गारंटी नहीं है। ये सिर्फ एक सोल्यूशन है, ये वेरीफाइड नहीं है कि मनरेगा स्कीम बेस्ट सोल्यूशन है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, क्लियर है आप लोग को सब चीज़ें। अब यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी का। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे। हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। यहाँ से आपकी रियल इकोनॉमिक्स की जर्नी स्टार्ट होएगी। ये है चैप्टर 2 कि आप किन किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। अभी आपने सिर्फ एक चीज़ देखी है, अभी आपने जितना भी देखा है ये एक ओवरव्यू था। ये पूरा चैप्टर आपकी इकोनॉमिक्स जर्नी का ओवरव्यू है। कुछ बच्चों ने 9-10 में भी इकोनॉमिक्स पढ़ी होती तो उनको इतना इशू नहीं आता। जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्लास 11th में इकोनॉमिक्स देखी है उनको थोड़ा इशू आता है कि सब्जेक्ट ही पूरा ऑल टुगेदर उनके लिए नया है। आज हिंदी, मैथ्स, ये सब आप पढ़ते आ रहे हो, इंग्लिश, लेकिन ये एक ऑल टुगेदर नया सब्जेक्ट है। और आप मेरे साथ इस जर्नी पे चलते चलिए, मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बना दूंगा इस सब्जेक्ट को। एकदम आपको डिटेल्ड इंसाइट्स और अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी इस चैनल पे, ताकि आपको कोई इशू ना आए। और आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिखिए, वो आपकी सारे डाउट्स सॉल्व करे जाएंगे। ओके, थैंक यू एंड प्लीज़ डू like, share and subscribe my channel. Thank you.